चैप्टर 6 डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। सोफी को अगला पत्र मिला। इस बार उस पर लिखा था, लोकतंत्र क्या है। सोफी ने सोचा, हम स्कूल में तो पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, पर असल में यह विचार आया कहाँ से। पत्र में जवाब था, 2500 साल पहले एथेंस नाम की यूनानी नगरी में लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि सत्ता सिर्फ राजा या पुजारी के हाथों में ही क्यों होनी चाहिए। अगर सब लोग सोच सकते हैं तो सबको बोलने और फैसले लेने का हक क्यों न हो। सोफी की आंखों में सवाल चमकने लगे। क्या यह सच है कि उस समय लोग एक जगह इकट्ठा होकर शहर से जुड़े फैसले करते थे? हाँ, यही था लोकतंत्र का पहला रूप। पत्र आगे कहता है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल वोट डालना नहीं था। असली लोकतंत्र ये था कि हर नागरिक सोचे, प्रश्न पूछे और सही गलत पर चर्चा करे। यूनानियों का विश्वास था, जो इंसान सवाल नहीं करता वह सचमुच इंसान नहीं है। सोफी को यह पढ़कर अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा मानो कोई भीतर से कह रहा हो, सिर्फ जीना काफी नहीं है, अपने जीवन के बारे में सोचना भी जरूरी है। पत्र में अंत में लिखा था, लोकतंत्र एक यात्रा है। यह तभी जीवित रहता है जब लोग सोचना नहीं छोड़ते। अगर लोग आंख मूंद कर चुप हो जाएं तो लोकतंत्र सिर्फ नाम पर रह जाता है। सोफी ने गहरी सांस ली। उसे यह महसूस हुआ कि यह सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये उसके अपने जीवन के लिए भी है। लोकतंत्र का मतलब है बोलने की आज़ादी, सोचने की हिम्मत और सवाल पूछने का साहस। यही है असली दार्शनिक की पहचान। पत्रों के इस क्रम में आगे फिलोसोफर्स से जुड़े हुए पत्र प्राप्त होने लगते हैं। सोफी को इस बार जो पत्र मिला था उस पर लिखा था, क्या तुम जानती हो कि सबसे महान दार्शनिक कौन था? सोफी ने सोचा, प्लेटो, अरस्तु या कोई और? पत्र ने जवाब दिया, उसका नाम था सुकरात। वह एथेंस की गलियों में घूमता था, लोगों से बातें करता था और उन्हें सोचने पर मजबूर करता था। उसने किताबें नहीं लिखी, उसका असली काम था सवाल पूछना। सोफी चौंकी। क्या सिर्फ सवाल पूछना भी दर्शन हो सकता है? पत्र में लिखा था, सुकरात कहा करता था, सच्चा ज्ञान यह है कि हम कुछ नहीं जानते। वह लोगों से ऐसे सवाल करता कि वे खुद ही अपने जवाबों पर शक करने लगते। यह तरीका इतना असरदार था कि लोग कहते, वह उनकी नींद तोड़ देता है। सोफी ने महसूस किया कि यह बिल्कुल वैसा है जैसे अचानक किसी को आईना दिख जाए। पत्र आगे कहता है, सुकरात का मानना था कि अगर हमें सही और गलत का फर्क जानना है तो हमें खुद से ईमानदारी से सवाल करने होंगे। अच्छाई सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती, उसे जीना होता है। लेकिन एथेंस के कुछ ताकतवर लोग उससे परेशान हो गए। वे कहते थे, यह आदमी युवाओं को बिगाड़ रहा है, हमारे देवताओं का अपमान करता है। सुकरात पर मुकदमा चला। अदालत ने उसे मौत की सजा दी। उसे जहर का प्याला पीना पड़ा और उसने बिना डर शांति से उसे पी भी लिया। सोफी की आंखें भर आई। उसने सोचा, क्या सच बोलना और सही सवाल करना इतना खतरनाक हो सकता है? पत्र का अंतिम वाक्य था, सुकरात मर गया लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा हैं। हर बार जब तुम हिम्मत से सच की तलाश करती हो तो तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं सुकरात भी जिंदा होता है। सुकरात ने हमें सिखाया, सवाल पूछना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सवाल के बिना कोई जवाब कभी जन्म ही नहीं लेता।
चैप्टर 8 एंथेस। सोफी ने नया पत्र खोला। इस पर मोटे अक्षरों में लिखा था एंथेस। एंथेस लोकतंत्र और दर्शन की जन्मभूमि। पत्र की शुरुआत ऐसे हुई। सोचो सोफी, 2500 साल पहले की दुनिया। एक ग्रीक नगर था एंथेस। वहाँ छोटे छोटे घर, पत्थरों की गलियाँ और बीचों बीच एक जगह थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे विचारों और फैसलों के लिए। सोफी ने आंखें बंद करके कल्पना की। उसे लगा जैसे वह भी उस प्राचीन शहर की गलियों में घूम रही हो। पत्र आगे कहता है, एंथेस ही वह जगह थी जहाँ सुकरात लोगों से बात करता था। वहीं प्लेटो ने अपनी अकादमी बनाई और वहीं अरस्तु ने भी दर्शन, विज्ञान और राजनीति पर अपने विचार फैलाए। एंथेस का लोकतंत्र केवल सरकार चलाने का तरीका नहीं था, ये एक जीवंत प्रयोगशाला थी जहाँ लोग खुलकर बहस करते थे, देवताओं पर सवाल उठाते थे और जीवन के मायने खोजते थे। सोफी को यह सुनकर एक झटका सा लगा। तो क्या उस समय लोग अपने देवताओं की आलोचना भी करते थे? पत्र ने जवाब दिया, हाँ। यही कारण था कि एंथेस को इतना खास माना जाता है। वहाँ विचारों को रोकने के बजाय चर्चा की जाती थी। लेकिन यह स्वतंत्रता आसान नहीं थी। सुकरात जैसे लोगों को भी सजा मिली। फिर भी एंथेस में जिस सोच की नींव रखी गई वही आगे पूरी दुनिया की सभ्यता का आधार बनी। सोफी ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह छोटा सा शहर पूरी मानवता का हृदय था, जहाँ से ज्ञान की नदियां फूटकर पूरी दुनिया में बह निकली। पत्र का अंत इन शब्दों से हुआ, अगर तुम सच में समझना चाहती हो कि आज हम जैसे सोचते हैं वैसे क्यों सोचते हैं, तो तुम्हें बार बार एंथेस लौटना होगा। अध्याय 9 प्लेटो। सोफी ने लिफाफा खोला। इस बार उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, प्लेटो। पत्र शुरू हुआ। सोफी, प्लेटो सुकरात का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को शब्द दिए, किताबों में उतारा। लेकिन उसने सिर्फ वही नहीं दोहराया जो सुकरात कहता था। उसने अपने खुद के विचार भी दुनिया के सामने रखे। सोफी ध्यान से पढ़ रही थी। पत्र में लिखा था, प्लेटो का मानना था कि यह दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं असली दुनिया नहीं है। यह तो बस एक छाया है। असली दुनिया कहीं और है, जिसे उसने कहा विचारों की दुनिया या आदर्श रूपों की दुनिया। सोफी को यह अजीब सा लगा। आखिर छाया और असली दुनिया में फर्क कैसे समझा जा सकता है? पत्र ने जवाब दिया, प्लेटो ने इसके लिए एक मशहूर कहानी सुनाई, गुफा का रूपक, द एलेगरी ऑफ द केव। सोचो, कुछ लोग जन्म से ही गुफा के भीतर बंद हैं। उनकी पीठ गुफा के मुहाने की ओर है। वे सिर्फ दीवार पर पड़ती छायाएं ही देखते हैं और उनके लिए वही छाया असली दुनिया है। लेकिन अगर उनमें से कोई बाहर निकल जाए और सूरज की रोशनी देख ले तो उसे समझा जाएगा कि असलियत कुछ और ही है। और अगर वह वापस गुफा में जाकर दूसरों को बताएगा तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि शायद उसका मजाक उड़ाएंगे। सोफी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा मानो यह रूपक उसके अपने जीवन से भी जुड़ा है। क्या मैं भी उन कैदियों की तरह सिर्फ छाया देख रही हूं? पत्र आगे कहता है, प्लेटो का विश्वास था कि इंसान का असली काम है इन छायाओं से परे जाकर सच्चाई को खोजना, और वह सच्चाई विचारों, आदर्श रूपों की दुनिया में है, जहाँ सुंदरता, न्याय और अच्छाई जैसी चीजें अपने शुद्ध रूप में मौजूद हैं। सोफी ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह केवल दर्शन नहीं है, यह तो जीवन जीने का एक तरीका है। पत्र का अंत इन शब्दों से हुआ, सोफी,
याद रखना, जो लोग छायाओं को ही सच मान लेते हैं वे कभी सत्य तक नहीं पहुंचते। सच्चा दार्शनिक वही है जो रोशनी की ओर यात्रा करता है और फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। अध्याय 10। अरस्तु। सोफी ने अगला पत्र खोला। इस बार उस पर साफ लिखा था, अरस्तु। पत्र शुरू हुआ। सोफी, अगर प्लेटो ने कहा था कि असली दुनिया विचारों में है, तो अरस्तु ने कहा नहीं, असली दुनिया यही है, हमारे चारों ओर। प्लेटो और अरस्तु दोनों गुरु शिष्य थे, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। प्लेटो ने गुफा की छायाओं की बात की, जबकि अरस्तु ने कहा सच जानने के लिए हमें इसी धरती और इसी जीवन और अनुभवों को देखना होगा। सोफी सोचने लगी, तो क्या सच ऊपर कहीं नहीं बल्कि यही है? पत्र में लिखा था, अरस्तु एक महान पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर था। वह पौधों, जानवरों, पत्थरों, हर चीज का अध्ययन करता। उसने चीजों को नाम दिया और वर्गों में बांटा। कहा जाता है कि विज्ञान की नींव उसी ने रखी। अरस्तु का विश्वास था कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। बीज का उद्देश्य है पेड़ बनना, बच्चे का उद्देश्य है बड़ा होना, और इंसान का उद्देश्य है अपनी बुद्धि और नैतिकता को पूरा करना। सोफी ने धीरे से पढ़ा। अरस्तु ने कहा था, जो जीवन सोच विचार के बिना जिया जाए वह अधूरा है। पत्र आगे कहता है, अरस्तु ने राजनीति, कला, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान हर क्षेत्र में काम किया। उसके लिए दर्शन केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि वास्तविक जीवन को समझने का साधन था। उसने यह भी कहा कि अच्छाई का मतलब है संतुलन, न ज्यादा डर न ज्यादा लापरवाही, बल्कि बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग। यही इंसान की असली ताकत है। सोफी को लगा जैसे कोई उसके भीतर गहरी आवाज में कह रहा हो, अपनी जिंदगी को समझने के लिए उसे ध्यान से देखो। हर छोटे अनुभव में एक बड़ा सच छिपा है। पत्र का अंत इन शब्दों से हुआ, सोफी, प्लेटो ने हमें विचारों की उड़ान दी, लेकिन अरस्तु ने हमें जमीन पर चलना सिखाया। सच्चाई आसमान और धरती दोनों में है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आंखें और दिल खुले होने चाहिए। अध्याय 11। हेलेनिस्टिक दुनिया। सोफी ने इस बार पत्र खोला तो ऊपर लिखा था, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड यानी हेलेनिस्टिक दुनिया। पत्र की शुरुआत हुई, सोफी, अरस्तु और प्लेटो के बाद भी दर्शन यही नहीं रुका। उनके शिष्यों और आगे के विचारकों ने दर्शन को और दूर तक पहुंचाया। यह दौर कहलाता है हेलेनिस्टिक युग। यह वह समय था जब सिकंदर महान ने ग्रीस से लेकर भारत तक विजय अभियान चलाया। उसके बाद यूनानी संस्कृति और विचार पूरी दुनिया में फैल गए। अब दर्शन सिर्फ एथेंस तक सीमित नहीं था, बल्कि मिस्र, एशिया और रोम तक फैल चुका था। सोफी ने कल्पना की, कैसा होगा वह समय जब पूरी दुनिया एक दूसरे से विचार बांट रही थी। पत्र ने उत्तर दिया, इस युग में अलग अलग दार्शनिक स्कूल बने। हर स्कूल का अपना तरीका था। किसी ने जीवन का लक्ष्य सुख को बताया, किसी ने शांति को, तो किसी ने साहस और आत्मनियंत्रण को। सबसे प्रसिद्ध 3 विचारधाराएं थी, स्टोइक, एपिक्यूरियन और स्केप्टिक। सोफी और गहराई से पढ़ने लगी। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, जीवन में जो भी होता है उसे शांत मन से स्वीकार करो। सच्ची स्वतंत्रता यही है कि हम अपने भावों पर काबू रखें। उनके लिए आत्मसंयम ही सबसे बड़ी ताकत थी। एपिक्यूरियंस मानते थे जीवन का उद्देश्य है सुख,
लेकिन सुख का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं। सच्चा सुख है डर और चिंता से मुक्त होना और साधारण संतुलित जीवन जीना। स्केप्टिक्स कहते थे सच क्या है ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, इसलिए सबसे बुद्धिमानी यही है कि हम जल्दी जल्दी निष्कर्ष न निकालें। शक करना भी एक तरह का ज्ञान है। सोफी ने महसूस किया कि यह युग बहुत अलग था। अब सवाल सिर्फ दुनिया क्या है नहीं था, बल्कि इंसान को कैसे जीना चाहिए यह भी था। पत्र का अंत इन शब्दों से हुआ, सोफी, हेलेनिस्टिक दुनिया ने हमें यह सिखाया कि दर्शन केवल ब्रह्मांड की खोज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे सुख दुख और हमारे फैसलों से जुड़ा है। यही दर्शन को जीवित रखता है। अध्याय 12, टू कल्चर्स यानी दो संस्कृतियां। सोफी अपने कमरे में बैठी थी। आज का पत्र पहले से अलग था। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, टू कल्चर्स। सोफी ने उत्सुकता से उसे खोला। प्रिय सोफी, अब तक तुमने ग्रीक दार्शनिकों के विचार जाने, लेकिन इतिहास केवल ग्रीस की ही नहीं बल्कि दुनिया पर दो बड़ी संस्कृतियों की भी कहानी है। दो बड़ी संस्कृतियां हैं, ग्रीक सोच और यहूदी ईसाई सोच। इन दोनों ने मिलकर हमारी सभ्यता को बनाया है। सोफी ध्यान से पढ़ती रही। पत्र में लिखा था, ग्रीक दार्शनिक तर्क और बुद्धि पर भरोसा करते थे। उनके लिए मनुष्य का काम था दुनिया को समझना, प्रश्न पूछना और ज्ञान पाना। वे मानते थे कि सत्य को हम अपनी आंखों और दिमाग से खोज सकते हैं। इसके विपरीत यहूदी ईसाई परंपरा कहती थी कि सत्य हमें प्रकट किया गया है। भगवान ने अपने दूतों, पैगंबरों और शास्त्रों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाया। उनके लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण था। सोफी ने रुककर सोचा, तो एक तरफ बुद्धि, दूसरी तरफ आस्था। पत्र में आगे लिखा था, ग्रीक सोच मानवीय जिज्ञासा पर आधारित थी। उन्होंने प्रकृति, तारे, जीव जंतु, समाज सब का अध्ययन किया, जबकि यहूदी और बाद में ईसाई परंपरा ने मनुष्य और भगवान के रिश्ते पर ध्यान दिया। उनके लिए बड़ा सवाल यह था, मैं भगवान के सामने कैसा इंसान हूँ। इस तरह पश्चिमी संस्कृति की दो अलग अलग जड़ें मिट्टी में हैं, एक ग्रीक की तार्किक धरती और दूसरी यहूदी ईसाई की आध्यात्मिक गहराई। सोफी को यह तुलना बहुत रोचक लगी। पत्र के अंत में लिखा था, सोफी, याद रखो हमारी आधुनिक सभ्यता इन दोनों विरासतों का मेल है। हम एक तरफ विज्ञान, तर्क और खोज को महत्व देते हैं, ये ग्रीस की देन है। दूसरी तरफ हम नैतिकता, जिम्मेदारी और ईश्वर में आस्था रखते हैं, ये यहूदी ईसाई परंपरा से आया है। और शायद यही हमारी ताकत भी है कि हम दो संस्कृतियों से पोषित हैं। सोफी ने धीरे से पत्र मोड़ कर रखा। उसे महसूस हुआ जैसे अब खुद अपनी सभ्यताओं की जड़ों को वह गहराई से समझने लगी है। अध्याय 13, मध्य युग, मिडल एजेस। सोफी अपने बगीचे में बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके मन में सवालों की गर्मी थी। उसने नया पत्र खोला। प्रिय सोफी, अब तक तुमने ग्रीक दार्शनिकों के बारे में जाना, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। ग्रीस की चमक धीरे धीरे कम हो गई और यूरोप एक नए युग में प्रवेश किया, जिसे हम मध्य युग, मिडल एजेस कहते हैं। सोफी ध्यान से पढ़ रही थी। पत्र में आगे लिखा था, यह समय लगभग 1000 साल तक चला, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इस युग की खासियत यह थी कि दर्शन और धर्म आपस में गहराई से जुड़ गए थे। जहाँ पहले ग्रीक दार्शनिक तर्क और अनुभव के सारे सत्य की खोज करते थे, वहीं अब यूरोप में ईसाई धर्म केंद्र में आ गया।
सवाल अब ये नहीं था कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि ये था कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सोफी ने सिर उठाया और आसमान देखा। उसे लगा मानो सवाल सच में बदल गए हों। पत्र में उदाहरण था। इस दौर के महान विचारकों में से एक थे सेंट ऑगस्टीन। उन्होंने कहा कि इंसान की आत्मा केवल भगवान में शांति पा सकती है। दुनिया अस्थायी है लेकिन आत्मा अनंत है। उनके बाद आए सेंट थॉमस एक्विनास। उन्होंने कोशिश की कि अरस्तु की बुद्धि और ईसाई आस्था को मिलाया जाए, यानी तर्क और विश्वास दोनों मिलकर हमें सच्चाई तक ले जाए। सोफी सोचने लगी, तो यह युग मानो ब्रिज था जो ग्रीक और बाद की आधुनिक दुनिया को जोड़ता था। पत्र आगे कहता है, मध्य युग की सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों ने ज्ञान को भगवान की सेवा माना। स्कूल और विश्वविद्यालय चर्च से जुड़े थे। कला, संगीत और साहित्य सब कुछ धार्मिक भाव से भरा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, लोग फिर से पूछने लगे, क्या हम सिर्फ आस्था पर ही निर्भर रहें या तर्क का भी इस्तेमाल करें? और यहीं से आने वाले युग पुनर्जागरण, रेनेसेंस की शुरुआत होती है। पत्र के अंत में लिखा था, सोफी, मध्य युग हमें यह सिखाता है कि इंसान हमेशा अपनी आस्था और अपनी बुद्धि के बीच संतुलन खोजता रहा है। यह यात्रा रुकी नहीं, बस दिशा बदलती रही। सोफी ने पत्र मोड़ कर रखा। अब उसे लगा कि वह सिर्फ दार्शनिक इतिहास नहीं पढ़ रही, बल्कि इंसानी आत्मा की लंबी यात्रा देख रही है, जो कभी सवाल करती है और कभी विश्वास करती है और हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अध्याय 14, पुनर्जागरण, रेनेसेंस। सोफी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर वसंत का मौसम था। पेड़ों पर नई कोंबलें, पक्षियों की चहचहाट और हल्की सी धूप। उसे लगा मानो समय फिर जन्म ले रहा हो। तभी नया पत्र आया, जिस पर लिखा था पुनर्जागरण। सोफी ने पत्र खोला और पढ़ने लगी। प्रिय सोफी, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जिसे इतिहास पुनर्जागरण कहता है। इसका अर्थ है पुनर्जन्म। यह वह समय था जब यूरोप ने एक लंबी नींद के बाद आंखें खोलीं। मध्य युग की धार्मिक छाया से निकलकर इंसान ने फिर से खुद को और दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। सोफी की होठों पर मुस्कान आ गई। पत्र आगे कहता है, पुनर्जागरण का दौर लगभग 14वीं सदी से 16वीं सदी तक चला। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, यानी इंसान फिर से केंद्र में आ गया। कला, साहित्य और विज्ञान में लोगों ने कहना शुरू किया, इंसान केवल ईश्वर की मर्जी का गुलाम नहीं है, बल्कि उसमें खुद सृजन करने की क्षमता है। सोफी ने कल्पना की, बड़े बड़े कलाकार, चित्रकार, लेखक और वैज्ञानिक सब एक नई उमंग के साथ काम कर रहे होंगे। पत्र में लिखा था, लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रों में मनुष्य की सुंदरता और रहस्य को दिखाया। माइकल एंजेलो ने मूर्तियों में इंसान की शक्ति और भव्यता को तराशा। वहीं दूसरी ओर विज्ञान में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोगों ने कहा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूरज है। यह एक साहसी घोषणा थी, क्योंकि इससे सदियों पुरानी धार्मिक धारणाएं हिल गई। सोफी की आंखें चमक उठी। तो यह सचमुच जागरण था। पत्र आगे कहता है, पुनर्जागरण केवल कला और विज्ञान ही नहीं बल्कि खोज का भी युग था। समुद्रों के पार यात्राएं शुरू हुई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इस युग में छपाई का आविष्कार हुआ। किताबें आम लोगों तक पहुंचने लगी। अब ज्ञान केवल चर्च या राजाओं तक सीमित नहीं रहा।
हर व्यक्ति के पास यह ताकत आई कि वह पढ़ सके, समझ सके और सवाल कर सके। सोफी ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो उसके सामने पूरा यूरोप जाग रहा हो। पत्र के अंत में लिखा था, सोफी, पुनर्जागरण हमें यह सिखाता है कि हर इंसान में सृजन की शक्ति है। जब हम सोचते हैं, सवाल करते हैं और सुंदरता को पहचानते हैं तो हम भी उसी पुनर्जन्म का हिस्सा बनते हैं। याद रखना, हर पीढ़ी को अपना पुनर्जागरण चाहिए, पुरानी परतों को हटाकर नई रोशनी को अपनाने का साहस। सोफी ने पत्र बंद किया। उसे लगा जैसे भीतर ही भीतर कोई नया दरवाजा खुल गया हो। शायद यही था उसका अपना पुनर्जागरण। अध्याय 15, बरोक युग। सोफी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बादल गिर आए थे, हवा में गहराई और बेचैनी थी। तभी उसे एक नया पत्र मिला। लिफाफे पर लिखा था, बरोक। उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय सोफी, अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंच चुके हैं जिसे बरोक युग कहते हैं। यह लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी का समय था। यह युग गहरे विरोधाभास से भरा हुआ था। एक तरफ धार्मिक विश्वास अब भी मजबूत था, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान और नई खोजें लगातार पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रही थी। सोफी के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी। पत्र में लिखा था, बरोक युग का मतलब है वैभव, भव्यता और गहराई। कला और वास्तुकला में यह युग नाटकीय और चमकदार था। चर्च और राजमहल बहुत भव्य बनाए गए, लेकिन साथ ही ये समय इंसान की अस्थिरता और नश्वरता को भी याद दिलाता था। लोग कहते थे, जीवन एक नाटक है, हम आज यहाँ हैं, कल नहीं। इस युग की कला और साहित्य बार बार यही बात याद दिलाते थे। सोफी ने सोचा, जैसे हम सब मंच पर किरदार हों। पत्र में आगे कहा गया, दार्शनिकों ने भी इस बेचैनी को महसूस किया। रेने डेकार्टे ने कहा, मुझे हर चीज पर शक है, लेकिन एक बात पर नहीं कि मैं सोच रहा हूं और इसलिए मैं हूं। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था। उसने तर्क और बुद्धि को नई नींव दी। वहीं स्पिनोजा ने कहा, भगवान और प्रकृति अलग नहीं है, सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ये सोच भी गहरी और साहसी थी। सोफी को लगा मानो विचारों का समुद्र उफान पर है। पत्र में आगे लिखा था, बरोक युग में इंसान बार बार यही सोचता था, क्या मैं भगवान की मर्जी का हिस्सा हूं या मेरी स्वतंत्र सोच भी मायने रखती है। जीवन क्षणभंगुर है तो सच्चाई कहाँ है। सोफी ने खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान की ओर देखा। सचमुच यह युग भीतर की बेचैनी और बाहर की भव्यता का मेल था। पत्र के अंत में लिखा था, सोफी, बरोक हमें यह सिखाता है कि जीवन सुंदर भी है और अस्थिर भी। हम केवल दर्शक नहीं बल्कि इस बड़े नाटक के अभिनेता हैं। याद रखो, हर युग की तरह यह युग भी इंसान से यही पूछता है, तुम्हारा किरदार क्या है। सोफी ने पत्र बंद किया। बाहर गरजते बादलों के बीच उसने खुद को एक मंच पर खड़ा महसूस किया, मानो पूरी दुनिया सचमुच एक नाटक हो। अध्याय 16, रेने डेकार्टे। सोफी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बरोक युग के बारे में पढ़ने के बाद उसका मन पहले से ज्यादा सवालों से भरा हुआ था। तभी उसे एक नया पत्र मिला। इस पर लिखा था, रेने डेकार्टे। उसने तुरंत लिफाफा खोला। प्रिय सोफी, अब हम जिस दार्शनिक से मिल रहे हैं उसे आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, रेने डेकार्टे। ये 17वीं शताब्दी का समय था। दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। विज्ञान आगे बढ़ रहा था, लेकिन
धर्म और पुरानी धारणाएं अब भी मजबूत थीं। इसी बीच डेकार्टे ने नई सोच की नींव रखी। सोफी ध्यान से पढ़ रही थी। पत्र में आगे लिखा था, डेकार्टे का सबसे बड़ा सवाल था, सच्चा ज्ञान कहाँ से आए। उसने तय किया कि वह हर उस चीज पर शक करेगा जिस पर जरा सा भी संदेह हो सकता है। उसने कहा, मैं अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वे धोखा दे सकती है। मैं दुनिया के बारे में भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने सब पर शक किया तब भी एक बात बची रही, मैं सोच रहा हूं। और यहीं से शुरू हुआ उसका मशहूर वाक्य, कोगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सोफी की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से दोहराया, मैं सोचती हूं इसलिए मैं हूं। पत्र आगे समझाता था, डेकार्टे ने कहा कि मन और शरीर दो अलग चीजें हैं। मन यानी सोचने की शक्ति, यह आत्मा का हिस्सा है। शरीर यानी भौतिक वस्तु, ये प्रकृति के नियमों से चलता है। इस विचार को हम द्वैतवाद, ड्युअलिज्म कहते हैं। उसके अनुसार हमारी आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति और भौतिक नियमों से बंधा हुआ है। सोफी को यह बहुत गहरा लगा, मानो इंसान दो दुनियाओं में जीता हो। पत्र में आगे लिखा था, डेकार्टे गणित और तर्कशास्त्र से बहुत प्रभावित था। वह चाहता था कि दर्शन भी उतना ही स्पष्ट और निश्चित हो जितना गणित है। उसने माना कि अगर हम साफ और तार्किक ढंग से सोचें तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि उसे आधुनिक विज्ञान की सोच का पहला कदम माना जाता है। सोफी ने पत्र धीरे से मोड़ कर रखा। उसे लगा कि अब उसके हाथ में एक नई चाबी आ गई है, शक और तर्क की चाबी। पत्र के अंत में लिखा था, सोफी, डेकार्टे हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का पहला कदम है हर चीज पर सवाल करना, लेकिन अंतिम सच हमें वही मिलता है जहां हमारा सोचने वाला मन हमें पूरी स्पष्टता के साथ ले जाता है। याद रखना, जब भी तुम्हें भ्रम हो तो अपने आप से यह पूछना, क्या मैं सोच रही हूं? और तभी तुम्हें उत्तर मिलेगा, हाँ, इसलिए मैं हूं। सोफी ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी सोच अब और तेज बह रही थी। अध्याय 17, स्पिनोजा। सोफी को अब दर्शन के एक ऐसे विचारक से परिचित होना था जिसने दुनिया और ईश्वर को बिल्कुल नई ढंग से समझने की कोशिश की। बरूख स्पिनोजा। स्पिनोजा पुर्तगाली यहूदी परिवार में एम्स्टर्डम, हॉलैंड में पैदा हुए। उनका जीवन बेहद सादा और चिंतनशील था। उन्होंने कभी दौलत या प्रसिद्धि की परवाह नहीं की। वह अपने विचारों में इतने स्वतंत्र थे कि उनकी अपनी यहूदी बिरादरी ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। लेकिन स्पिनोजा ने किसी से डरकर अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। स्पिनोजा ने कहा, ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है। उनके लिए ईश्वर कोई दूर बैठा शासक नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्होंने लिखा, जो कुछ भी अस्तित्व में है वही ईश्वर है। प्रकृति और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस विचार को पंथवाद यानी पैंथेइज्म कहा जाता है। स्पिनोजा का मानना था कि हर चीज एक निश्चित नियम के अनुसार गठित होती है। जैसे गणित में 2+2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही प्रकृति में हर घटना निश्चित कारण से घटती है। उन्होंने कहा, हमें स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम इन नियमों को समझें और उनके अनुसार जीवन जिए। स्पिनोजा ने एक महान पुस्तक लिखी, एथिक्स, नैतिक शास्त्र। इसमें उन्होंने समझाया, सच्ची खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती। जो मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझ लेता है और अपनी उनमें जगह बना लेता है, वही शांत और मुक्त जीवन जीता है।
जो मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझ लेता है और उनमें अपनी जगह पहचान लेता है, वही शांत और मुक्त जीवन जीता है। प्रेम का सर्वोच्च रूप है ईश्वर या संपूर्ण सृष्टि से प्रेम। सोफी को यह सुनकर अजीब लगा कि ईश्वर और प्रकृति एक ही हैं। बचपन से उसने ईश्वर को आसमान में बैठे किसी राजा की तरह समझा था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद स्पिनोजा सही कह रहे हैं। शायद ईश्वर हर फूल, हर पेड़, हर इंसान और हर तारे में मौजूद है। सोफी को ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर की पूरी दुनिया एक विशाल और दिव्य चमत्कार हो। अध्याय 18 लोक और ह्यूम। सोफी अब दर्शन के ऐसे दौर में आ गई थी जब यूरोप में अनुभववाद एम्पिरिसिज्म तेजी से विकसित हो रहा था। इस धारा के दार्शनिकों का मानना था कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव से आता है। इस अध्याय में उसे दो महत्वपूर्ण विचारकों से परिचित होना था, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम। जॉन लॉक का कहना था कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन एक खाली स्लेट होता है, उसमें कोई जन्मजात विचार नहीं होते। जो कुछ भी हम जानते हैं वह हमारी इंद्रियों के अनुभव से आता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे ने कभी बर्फ नहीं देखी तो उसे सफ़ेद और ठंडी चीज का वह विशेष अनुभव नहीं होगा। लोक ने यह भी कहा कि हमारी समझ दो स्तरों पर काम करती है। साधारण अनुभव जो इंद्रियों के जरिए मिलने लगता है। दूसरा है चिंतन या मनन, जो उस अनुभव पर विचार करने से मिलता है। ह्यूम अनुभववाद को और भी गहराई तक ले गई। उनका कहना था, हमारी सोच प्रभावों और विचारों पर आधारित है। हम दुनिया को अपने इंद्रियों से जैसे देखते हैं वैसे ही समझते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या हम सचमुच कारण कार्य का संबंध जानते हैं? उदाहरण के लिए, जब हम देखते हैं कि गेंद जमीन पर गिरती है तो हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण ने इसे नीचे खींचा, लेकिन वास्तव में हमने केवल यह देखा कि गेंद गिरी। गुरुत्वाकर्षण तो एक विचार है जो हमने अपने अनुभवों को जोड़कर बनाया है। ह्यूम का कहना था कि हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ आदत के आधार पर मान लेते हैं कि कल भी सूरज निकलेगा, क्योंकि रोज निकलता है। सोफी को लगा कि लोक और ह्यूम ने उसकी सोच को हिला दिया है। अगर लोक सही है तो इंसान जन्म से खाली स्लेट टेबुला रासा है, यानी जो भी हम हैं वह पूरी तरह हमारे अनुभव और समाज से बना है। अगर ह्यूम सही है तो हमें दुनिया के बारे में कोई पूर्ण निश्चितता नहीं है। हम केवल आदत और उम्मीद से जीते हैं। सोफी को यह सोचकर अजीब सा डर भी लगा कि शायद हमारी सारी यकीन की बातें केवल आदत पर टिकी हुई हैं। लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि दर्शन का असली काम है हमें सवाल पूछने पर मजबूर करना।